आज की क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ। न्यू बोलने के पहले मैं वापस एक चीज आपको रिकॉल करा दूं कि ये भी आप प्रतिष्ठा के अंदर ही पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और प्रतिष्ठा बोलने का क्या मतलब है कि जब मैंने किंगडम प्रतिष्ठा स्टार्ट किया था तो वहां मैंने आपको बार बार रिपीट करी थी ये बात कि जब कभी भी प्रतिष्ठा के बारे में आपको सुनने को मिले तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि इसकी जो कैटेगरीज हैं इसमें से मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ क्राइजोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स समझा रखा है, और अभी जस्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट इज यूग्लिनॉइड्स। बात समझ आई? पहले आपने क्राइजोफाइट सीखा, वो क्या थे? वो चीफ प्रोड्यूसर थे ओशन के अंदर। वो क्या थे? वो चीफ प्रोड्यूसर्स थे ओशन के अंदर। फिर हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स की बात करी, ये भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेटिक थे। लेकिन जो ये यूग्लिनॉइड्स है ये अपने आप में मैजिशियन है एक तरीके से। बोलने का क्या मतलब हुआ? तो पहले तो आपको ये बात समझ आ गई, जैसे होता ना इंस्टेंटली स्टार्ट कर दिया कोई टॉपिक तो कई बच्चों के दिमाग में जो कि रिकॉल नहीं कर पाते प्रीवियस लेक्चर, उनके दिमाग में एक बात चल रही होती है कि ये टॉपिक कहाँ से कंसर्न है, हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी कि आज की क्लास में हम लोग यूग्लिनॉइड्स को पढ़ रहे हैं। तो अभी भी मैंने आपको बोला कि अपने आप में मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मामले में क्या है, मैजिशियन है। रीजन क्या है कि ये जो यूग्लिनॉइड्स है ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है इसका, ऐसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे व्यू नजर आ रहा है, ये जो दिख रहा है, तो इसकी खासियत क्या है यूग्लिनॉइड्स की कि अगर इसको सनलाइट मिला तब ये ऑटोट्रॉप्स है। वो भी ऑटोट्रॉप्स भी कैसे वाले ऑटोट्रॉप्स है? ये फोटोसिंथेटिक है। मतलब क्या हुआ बोलने का? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द presence of sunlight, these euglenoids are photosynthetic, while in the absence of sunlight, आप sunlight गायब कर देंगे तो ऐसा नहीं कि ये भूखे मर जाएगा। In the absence of sunlight, they behave like heterotrophs। और heterotrophs के बहुत तरीके होते हैं। heterotrophs के बहुत तरीके होते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर एक टाइगर अगर एक रैबिट को खा रहा है तो वो भी हेटेरोट्रॉफ, लेकिन वो प्रीडेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रीडेटर कहलाएगा वो। तो ये भी प्रीडेटर्स की तरह बिहेव करता है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज होगा, ये तो खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, ये क्या प्रीडेशन करेगा, ये क्या प्रीडेशन करेगा? तो इससे भी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, जो बहुत ज्यादा स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके ऊपर ये फीड करेगा। तो पहली बात आपने क्या सीखी कि ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के मामले में टोटली डिफरेंट है। किस किस से डिफरेंट है? सबसे ही डिफरेंट है। चाहे आपको जिस भी कैटेगरी को पढ़ना हो, क्राइजोफाइट्स क्या थे वहां पे? वो मोस्टली फोटोसिंथेटिक थे। मैंने आपको बताया था रेयरली कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखे हैं जो कि सनलाइट नहीं मिलने पे फोटोसिंथेट्स की तरह बिहेव करते, मतलब हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते, बहुत रेयरली। फिर आपने डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में पढ़ा, वो भी क्या थे? मोस्टली फोटोसिंथेटिक थे। लेकिन यूग्लिनॉइड्स में क्या है, सबके केस में यही है, सबकी यही स्पेशलिटी है कि इनको करना क्या है, सनलाइट नहीं मिलेगा, सनलाइट नहीं दिखेगा, ये आराम से वहां पे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अक्वायर करके खुद को ये सर्वाइव कराना स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब एक चीज ना इस इमेज में देखेंगे ध्यान से। इस इमेज में ये भी दिख रहा है आपको यूग्लिना का शेप। यहाँ पे क्या है, ऐसे ट्विस्टेड आपको दिख रहा है, इस तरीके से ये भी आपको दिख रहा है यूग्लिना का शेप। मतलब देख के आपको ये समझ आ रहा है, जैसे आप प्लांट सेल की पढ़ाई करते हैं तो आपको एक रिजिड स्ट्रक्चर जो है वो मैं समझा दूंगी, बोलूंगी ये प्लांट सेल है। लेकिन यूग्लिना के बारे में क्या है कि यूग्लिना के बाहर एक कोटिंग है। ये जो कोटिंग और कवरिंग है इसका मतलब जरूर ये फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहा होगा। अगर आपको अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में शेप्स देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा होगा, जरूर इसको फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ कर रहा होगा। तो जो ये फ्लेक्सिबल है और इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसकी जो आउटर कोटिंग है
दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के बारे में आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कहीं किसी बुक में लिखा हुआ कि ये प्रोटीन जो है ये बहुत ज्यादा रिजिडिटी, स्टिफनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा। तो प्रोटीनेशियस होने की वजह से कैसा हो गया, ये फ्लेक्सिबल होगा। तो फिर एक और अगला क्वेश्चन बनता है कि अगर प्रोटीनेशियस है, हार्ड कोटिंग है, यहाँ हार्ड कोटिंग नहीं है और फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर है, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इस प्रोटीन रिच लेयर को हम लोग पेलिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेलिकल बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसका। और नीट के एग्जाम में क्या पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ पेलिकल, मतलब पूछना चाह रहा है पेलिकल किस चीज का बना होता है। आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड लिखा होगा, उसमें प्रोटीन को टिक करेंगे। ठीक है, पेलिकल किसका बना है? प्रोटीन का बना है। अब इसके बाद जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो फ्लैजिला जो है इसके पास, जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में सिर्फ यही एक प्रोमिनेंट दिख रहा है, जबकि इसके पास टू फ्लैजिला है। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे प्रोमिनेंट फ्लैजिला, ये लार्ज साइज वाला है, लॉन्गर है। और एक फ्लैजिला इसका क्या होगा? शॉर्ट होगा। एक फ्लैजिला क्या होगा इसका? शॉर्ट होगा। ठीक है, तो फ्लैजिला होने का क्या मतलब है? फ्लैजिला होने का मतलब है कि ये इस युग्लिना को लोकोमोशन में, मूवमेंट में हेल्प करेगा। फ्लैजिला कभी भी फ्री फंड में विदाउट एनी रीजन नहीं पाया जाता। जब कभी भी कहीं भी पाया जाएगा, फ्लैजिला इज द लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो जब कभी भी कहीं भी पाया जाएगा तो उसके बोलने का मतलब ही यही हो गया कि ये फ्लैजिला क्या करेगा, जरूर इसको लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर एक और चीज देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट। क्या देखेंगे? क्लोरोप्लास्ट। अभी अभी आपने सीखा तो कि ये फोटोसिंथेटिक है। कैसा है ये? फोटोसिंथेटिक है। तो ठीक है, फोटोसिंथेटिक है तो कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस करने के लिए ऑब्वियस है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कुछ होगा इसके पास। जैसे अगर आप आयरन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास मैग्नेट होना चाहिए ना, तभी वो आयरन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक उसी तरीके से इस यूग्लिना के पास सोलर एनर्जी को खींचने के लिए, ट्रैप करने के लिए क्लोरोप्लास्ट है इसके पास। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो यूग्लिना की आप पढ़ाई कर रहे हैं ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है? क्या है ये? आप मैम किसकी पढ़ाई कर यूकैरियोट्स। रहे हैं? मैम यूकैरियोट्स। ठीक है, वेरी गुड। मैंने इसलिए पूछ लिया आपसे कि क्या है ये, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, क्योंकि आपने जो आंसर दिया उस आंसर के साथ साथ इसके 4-5 पॉइंट्स फ्री में आ गए। बोलने का क्या मतलब है, जैसे ही मैंने आपको पॉइंट सिखाया, एक भी पॉइंट रटना नहीं है, ऐसा बिठाना है दिमाग में ना कि आपसे कोई पूछे तो आप उसको पढ़ा सकें। यूग्लिनोइड्स, समझ गए? अभी अभी आपने बोला कि ये यूकैरियोट्स है, ठीक है, और मैंने आपको सिखा भी रखा है कि जो आपके पास कैटेगरीज है 5 किंगडम्स की, मोनेगा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, उसमें से प्रोटिस्टा की जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्रोटिस्टा क्या है? फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम है। तो जब आप यूकैरियोट बोलते हैं तो उसके साथ एक गारंटी भी आती है, किस चीज की? कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन शो करेगा। यस और नो? है ना? तो जब आप ये इस बात को दिमाग में रखेंगे कि ये क्या है, यूकैरियोट है, तो न्यूक्लियस होगा। कौन सी बड़ी बात होगी? न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर साइट ऑफ अकरेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियोलस, ये भी है। ये कौन सी बड़ी बात होगी? अब यूकैरियोट है क्योंकि हमने पहले ही टैग लगा रखा है। जब भी आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वह बच्चा खुद ही सबसे पहले लिखता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, तो प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे, यूकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की कैटेगरी में यही तो लिखते थे आप ना कि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, तो इसके पास होगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कैरी कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है इसके पास एज इट इज। जैसे सेल चैप्टर में माइटोकॉन्ड्रिया को आप ड्रॉ करते हैं, वही माइटोकॉन्ड्रिया इसके पास भी है। और फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो खाली तो बैठेगा नहीं। इस नेचर में हर किसी की आदत होती है, वो लिविंग होना चाहिए बस, उसको आदत होती है
कि उसका जितने से काम चल जाए उससे कुछ एक्स्ट्रा वो रिजर्व करके स्टोर करके रखे, चाहे हम फूड की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज की बात करें। तो ये भी अपने जो ये, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज है, हर बच्चे को पता है। जो बचपन से आप बोलते थे फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बनाएगा, फूड बनाएगा, तो क्या है? फूड ग्लूकोज है। और ग्लूकोज को इकट्ठा कीजिएगा तो क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट बनेगा, तो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट हो गया इसके पास। न्यूक्लियस के साथ एसोसिएटेड यहाँ पे इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज इट इज, जैसे था वैसे है इसके पास। ये सब कुछ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे यहीं से, ठीक है। फिर क्या नजर आ रहा है? गोल्जी एपरेटस। हमेशा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी एपरेटस के साथ एसोसिएटेड होता है। इवन आपकी बॉडी के भी किसी भी सेल को निकाला जाए तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एसोसिएशन किसके साथ होता है? गोल्जी एपरेटस के साथ होता है। क्योंकि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा उसकी पैकेजिंग वगैरह का काम, उसके मैचुरेशन का काम कौन करता है? गोल्जी एपरेटस करता है। तो हमेशा इसके साथ एसोसिएटेड होता है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन बच्चों से अलग पूछा जाता है, ठीक है, कि व्हाई गोल्जी apparatus इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेल चैप्टर में हम लोग इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन करेंगे। फिर अब यहाँ पे एक वैक्यूल आया आपके पास, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आया। क्या आया? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आया। कभी आपने किसी ह्यूमन के अंदर सुना है बोलते हुए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? नो मैम। कभी नहीं सुना होगा। और ये नीट में आज तक में 4 इयर्स पूछा हुआ क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल? बहुत ध्यान से समझेंगे जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमने लिख रखा है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जब हम बात करते हैं तो आगे जाके जब मैं आपको प्रोटोजोअन्स पढ़ाऊंगी तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा, अमीबा में भी मिलेगा, आपको पैरामीशियम में भी मिलेगा। सवाल ये उठता है व्हाट इज दिस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अच्छा, पहले उसके पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपकी बॉडी में यूरिन फिल्ट्रेशन कौन करता है? मैम किडनीज। ठीक है, नेफ्रॉन्स। तो जो किडनी यूरिन फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसके पास तो नहीं है, नहीं है ना? नो मैम। लेकिन इसको करना क्या है? इसको ऑस्मोरेगुलेशन करना है। अगर एक टर्म आता है आपके पास ऑस्मोरेगुलेशन, क्या आता है? ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन किसका काम है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फर्स्ट फंक्शन एंड वन एंड ओनली फंक्शन इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हम लोग एक्सक्रीशन लिखते हैं, क्योंकि आप जब अपने बुक में चैप्टर पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उसमें आपको किडनी की पढ़ाई करनी है। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है, कुछ सैंपल पेपर जो है ना वो ऐसा लिख के अपनी तरफ से ऑप्शन डालते हैं। बच्चे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मैम अगर हमें ऑप्शन में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के फंक्शन में एक्सक्रीशन अलग लिखा और ऑस्मोरेगुलेशन अलग लिखा हो, तब किसको टिक करेंगे? मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है उसको समझिए। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है पूरा का पूरा ऑस्मोटिक बैलेंस रखना। आपके किडनी के पास इतना स्मार्ट वर्क है कि आपकी बॉडी में पूरे कंप्लीट आयनिक बैलेंस को क्या करेगा? ये रेगुलेट करने का काम करेगा। तो ये जो किडनी है आपके पास, आपकी बॉडी में, इसके पास तो है नहीं, और हमने इस चीज का भी स्टैंप लगा दिया इसके पास, बोला कि ये क्या करेगा? अगर आप इसको सनलाइट नहीं देंगे तो ये क्या करेगा? हेटरोट्रॉप्स की तरह भी बिहेव करेगा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के फंक्शन के तौर पे हमेशा आपको क्या याद रखना है कि इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। किसमें हेल्प करेगा ये? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करेगा। फिर आते हैं यहाँ पे इसके नेम को जब आप ध्यान से देखेंगे ना, फोटो मीन्स लाइट और रिसेप्टर। तो रिसेप्टर मतलब कुछ ना कुछ ये क्या करेगा? रिसेप्टर टर्म कहाँ आता है? कुछ डिटेक्शन छुपा होता है उसमें, वहां पे रिसेप्टर आता है। रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये क्या है? इसके पास लाइट सेंसिटिव रीजन है that detects light and always it is located near the flagellum। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फोटो रिसेप्टर एक्स वाई जेड इधर उधर कहीं भी आप ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन एक स्पेशल पॉइंट क्या है
ये फोटो रिसेप्टर आपको हमेशा कहाँ दिखेगा? तो फोटो रिसेप्टर आपको हमेशा फ्लैजेला के साथ एसोसिएटेड दिखता है। ये स्पेशल बात है किसकी? इस यूग्लिना की। तो एक एक जो लेवल है यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया। वापस मैं फटाफट से आपको रिवाइज करती हूँ। मैंने आपको बोला यहाँ पे एक आई स्पॉट है, उस पर भी आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है यूग्लिना, सबसे पहले मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटरोट्रॉफिक बोथ मैम है। कैसे? ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटरोट्रॉफिक। हाँ, बोथ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम इसको सनलाइट अवेलेबल कराएंगे तब ये क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। अगर आप सनलाइट को गायब कर देंगे तो इसको भूखे नहीं मरना, ये क्या करेगा? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अक्वायर करेगा, प्रीडेशन को शो करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैच कीजिए। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक है तो अपने आप ये खुद ही पॉइंट बता रहा है, कह रहा है अच्छा ठीक है ऑटोट्रॉफिक है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट? ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। फिर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यूकैरियोट है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा, गोल्जी एपरेटस भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा। क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट कैरी करने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये खाली नहीं बैठा रहेगा। जो ग्लूकोज ये बनाता जा रहा है उसको स्टोर कर करके कार्बोहाइड्रेट को ये खुद भी स्टोर करने का काम करेगा। इसके पास वो जगह, वो साइट जहां पे जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलेंगे। एंड a specific contractile vacuole is also present which helps in excretion and osmoregulation। बच्चों को मैं कहती हूँ पहले osmoregulation लिखने की आदत डालनी है, osmoregulation and excretion, ठीक है। फोटो रिसेप्टर, ये लाइट सेंसिटिव। अच्छा, लाइट सेंसिटिव रीजन का मतलब समझे? इसको लाइट दिखेगा ना, फ्लैजेला तो है इसके पास, ऑटोमेटिकली स्विम करता हुआ चला जाएगा उधर, ये बोलने का मतलब है, ठीक है। ये मतलब होता है किसका? लाइट सेंसिटिव रीजन बोलने का, ठीक है। यहाँ पे एक बच गया और एक रह गया जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ये टर्म क्या है? यहाँ पे स्टिग्मा दिख रहा है आपको लिखा हुआ, क्या दिख रहा है? स्टिग्मा। स्टिग्मा का ही दूसरा नाम आई स्पॉट है। तो आई स्पॉट बोलने का मतलब है कि पहली बात तो फोटो रिसेप्टर की वजह से क्या हुआ, ये मूव करता हुआ जाएगा उधर की तरफ, और जैसे ही गया ये वहां पे, तो ये आई स्पॉट जो है ना, यहाँ पे आपको ऐसे जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दीज आर पिगमेंट्स। तो ये क्या है? एक मतलब हेविली पिगमेंटेड रीजन है, ठीक है। तो इसका काम भी किस चीज का है? इसका काम है लाइट रिसेप्शन का। समझेंगे दोनों में फर्क, बहुत माइन्यूट सा फर्क है। फोटो रिसेप्टर बोलने का मतलब लाइट की तरफ ये अट्रैक्ट होके भागेगा, लेकिन स्टिग्मा और आई स्पॉट बोलने का मतलब है कि इसका जो पूरा का पूरा स्किन है और इसका जो पूरा का पूरा आउटर कोट है, तो उस लाइट को और उस लाइट की तरफ ये अट्रैक्ट भी होगा। और ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगी कि क्लोरोप्लास्ट की तरह ये ट्रैपिंग करेगा, ट्रैपिंग करने की बजाय ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा अच्छा क्या होगा कि ये क्या करेगा? लाइट रिसेप्शन में हेल्प करता है, थोड़ा सा उसको क्या करेगा? लाइट को अपनी तरफ ये खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन ज्यादा अच्छा कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। ज्यादा अच्छा कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका वर्क क्या हो गया स्टिग्मा का और आई स्पॉट का। जब मैं अलग अलग दोनों को लिख दूंगी तो लिखने से और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। मतलब क्या हुआ कि ज्यादा अच्छा फोटोटैक्सिस कौन करेगा? स्टिग्मा करेगा या फोटो रिसेप्टर करेगा? तो ज्यादा अच्छा जो फोटोटैक्सिस मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट को फोटोटैक्सिस बोलते हैं। मैं लिख देती हूँ सब कुछ, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वन वन लाइन लिख दूंगी जितने से आपका एग्जाम में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। इन दोनों को अलग करके लिखेंगे, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। चलिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। यहाँ तक ठीक? चलिए, जैसे ही थोड़ा सा लिखेंगे ना, तो जैसे कैसे आप किसी मकान को बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि ईंट सीमेंट के थ्रू आपने लगाया और आप उसमें रहना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, फिर उसमें डेंटिंग, पेंटिंग, सीमेंटिंग, पॉलिशिंग सब आप स्टार्ट करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे ही कट टू कट जो यहाँ पे आपके पास लेवल्स अवेलेबल हैं उनके बारे में आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें और भी अच्छे से क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं आपको इतने देर से हाफ आवर से मैंने बस समझाया है इसको, सिर्फ आपको यूग्लिनॉइड्स को।
याद तो आपको हो गया है, बस आपको अब सीखना क्या है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो आपसे कोई क्वेश्चन ना मिस हो, कम से कम इतना मुझे कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूग्लिनॉइड्स स्टार्ट करना है। ये रहा यूग्लिनॉइड्स। शॉर्टकट में सबसे पहले बात करेंगे किसकी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग का टैग होना चाहिए बस उसके पास। हमेशा मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि जैसी लिविंग का टैग है ना, बोलने का मतलब हो गया कि आपको हमेशा ही उसके डिस्क्रिप्शन को हैबिटेट से स्टार्ट करना, और हैबिटेट पूछा भी जाता है। तो हैबिटेट के बारे में क्या है कि ज्यादातर ये जो है आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिले, लेकिन फ्रेश वाटर में जैसे गटर वटर का पानी है, आप उसको अगर उठा के ले जाएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये भी लेना, नो डाउट, ठीक है। तो इसका बोलने का मतलब हो गया कि ये फ्रेश वाटर में सरवाइव करेगा। तो ये ज्यादातर जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन फ्रेश वाटर का मतलब क्या हुआ कि उसकी सैलिनिटी कम है। सैलिनिटी कम है तो ऐसा तो नहीं है कि डैम वाले एरिया में जाके आप खोजेंगे तो वहां मिल जाएगा, आपको वहां नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा आपको, ये स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट मतलब जहाँ ठहरा हुआ पानी है ना, वहां मिलेगा आपको स्टैग्नेंट वाटर। आपको ये स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा। इसके पास सेल वॉल नहीं होता, तो हम अलग से या फिर पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर लेते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसी की वजह से ये जाना जाता है ना। सेल वॉल वाला इसके बाद लिख लेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात करें तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अपने आप में स्पेशल है। कैसे स्पेशल है, तो देखिए ऐसे स्पेशल है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हम लोग यहीं से ऐसे दो पार्ट कर लेते हैं ताकि आपको रटना कम पड़े। एक यहाँ कर देंगे और एक यहाँ मार्क कर लेंगे, हो गया। करना क्या है आपको, इधर लिख दीजिए ऑटोट्रॉफिक, दोनों ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एक साथ। ऑटोट्रॉफिक, और यहाँ कर दीजिए हेट्रोट्रॉफिक। अब जैसे ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक, तो वैसे ही क्वेश्चन अराइज होता है। ऑटोट्रॉफिक के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑटोट्रॉफिक के बहुत सारे तरीके बोलने का क्या मतलब है कि जब मैं आपको किंगडम मोनेरा पढ़ा रही थी, वहां मैंने आपको सिखा रखा था कि वो फोटोसिंथेटिक भी था और कीमोसिंथेटिक भी था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोल रही हूँ। तो ऑटोट्रॉफिक में भी कैसा है ये, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। मतलब ऑटोट्रॉफिक में कैसा है, फोटोसिंथेसिस करने वाला है। कैसा है ये, फोटोसिंथेसिस करने वाला है। कितना आसान हो गया, सनलाइट आप इसको देंगे, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दूसरी बात उल्टा कर देंगे इसको। अभी अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ जो है मेरा क्या बोलने का मतलब है, चलिए मैंने इसी को कॉपी कर लिया आपको समझाने के लिए, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ये रहा। अब क्या करना है, ये प्रेजेंस है ना, इसको एब्सेंस बनाना है। एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक प्रीडेटर्स। क्या बन जाएंगे वो, प्रीडेटर्स बन जाएंगे। दे, कितना स्मार्ट वर्क करता है ये, दे बिहेव लाइक हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करेगा ये। कैसा हेटरोट्रॉप है, तो प्रीडेशन करेगा बाय
प्रीडेटिंग मतलब प्रीडेशन का क्या मतलब होता है? दूसरे को किल करके खाना, उस सेंस में प्रीडेशन को यूज किया जाता है। पैरासिटिज्म भी है, लेकिन पैरासिटिज्म इज अनदर थिंग, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपके गट के अंदर कोई अगर इंफेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया है, एस्केरिस है, तो वो क्या हो गया? वो पैरासाइट हो गया वहां पे। लेकिन प्रीडेशन में ऐसा नहीं है, प्रीडेशन में कोई एसोसिएशन नहीं होता है। प्रीडेशन में एक ने दूसरे को खाया, किल किया, काम खत्म, कोई एसोसिएशन नहीं है दोनों के बीच में। ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आगे जाके इन दोनों में डिफरेंस इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दोनों को हम प्लस माइनस रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रीडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, खुद ही माइक्रोस्कोपिक है ये, तो अपने से भी छोटा ढूंढेगा, स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, बस। कितना आसान हो गया। ऐसे रिप्रेजेंटेशन आपको कर देना एग्जाम में, ऐसे ही मतलब हिस्ट्री की तरह पैसेज बनाने से बचेंगे, और ऐसे कट टू पॉइंट लिखेंगे, सवाल ही नहीं उठता कोई नंबर का। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक कब होंगे? सनलाइट दीजिए ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक कब होंगे? सनलाइट नहीं मिलेगा, ये हेटरोट्रॉप्स की तरह खुद ही बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? हैबिटेट लिखा इसका। ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगा? फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, स्टैग्नेंट वाटर में मिलेगा। ठीक है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक प्लस हेटरोट्रॉफिक हो गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, और अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी रेफरेंस के तौर पे लेते चलेंगे, और बाद में उसी को पीडीएफ बना के सेव कर लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि पेलिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पे हेडिंग ही स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके दिमाग में ये बात भी रहे कि हाँ, हमें ये भी समझना है कि व्हाट इज पेलिकल, पेलिकल होता क्या है। तो पेलिकल की जब बारी आएगी, तो पेलिकल क्या है? प्रोटीनेशियस लेयर है। पेलिकल क्या है? प्रोटीनेशियस लेयर है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यूग्लिना हैव अ प्रोटीन रिच लेयर called pellicle, or which allow flexibility। जबकि सेल वॉल होगा तब नहीं होगी फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ यहाँ पे पेलिकल है, जिसकी वजह से हम लोग क्या लिख रहे हैं कि हाँ, ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करेगा। विच अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। उनकी बॉडी को क्या करेगा? ये फ्लेक्सिबल बनाएगा। बस, हो गया ये। अब आती है फ्लैजिला की Yes, बारी, है ना? फ्लैजिला के बारे में एक मैं दूसरा ऐसा इमेज आपको शो करती हूँ, जिसमें दोनों फ्लैजिला जो है वो बढ़िया तरीके से दिखे आपको। देखिए, जहां पे इसका
ये देखिए, जब ये इमेज आप समझ रहे थे तो वहां पे इसकी बात कर रही मैं, देखिए ये जो है, तो इस इमेज में जहां पे आपने क्या देखा था, ये फोटो रिसेप्टर देखा था, दिस वन। तो यहाँ पे इसके साथ ना दूसरा जो फ्लैजेला है वो क्लियर नहीं था, इसकी वजह से मैं ढूंढ रही थी। ये देखिए, अब इसकी बात करते हैं, ये जो अभी मैंने यहाँ पे रखा है, इसमें क्या है कि एक तो ये हो गया, इस फ्लैजेला का जो शेप है ये बड़ा है, दूसरा जो फ्लैजेला है यहाँ पे ये बहुत ही छोटा होता है। तो ये अलग से एक स्पेशल पॉइंट है यूग्लिना का, जिसकी वजह से मैंने शो करा आपको। यहाँ पे आपको मार्क करना पड़ता है कि यूग्लिना हैव टू फ्लैजेला, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। एक छोटा होगा, दूसरा क्या होगा, दूसरे का साइज जो है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे लिखते हैं फ्लैजेला के बारे में। ऐसे इसको भी रिप्रेजेंटेशन से कर सकते हैं, बोलने का क्या मतलब है। यहाँ मैंने लिखा फ्लैजेला, इसके पास दो है, दूसरा शॉर्ट है। ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया a short flagella और यहाँ क्या हो जाएगा, एक फ्लैजिला कैसा है इसका, लॉन्ग फ्लैजिला, और लॉन्ग फ्लैजिला। एक शॉर्ट है और एक क्या है, लॉन्ग है। ठीक है, बोलने का क्या मतलब हुआ कि टोटल जो है आपको यहाँ पे 2 ही फ्लैजिला मिलना है। हो गया ये। देन देखिए, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी लिखिए आपने। फिर अभी अभी हमने बोला कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हम लिख रहे थे प्रीवियस पेज पे, वहां पे मैंने मेंशन करा कि हेटेरोट्रॉफिक है, भले ही प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। अब आप ही के साथ ऐसा होता कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में आप ऑटोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते, तो आप मेरे से बैठ के पढ़ाई थोड़ी कर रहे होते। आप बोलते अच्छा क्या दिक्कत है, हमें कमाने खाने की कोई जरूरत तो है नहीं, वो हमारा काम जो है वो जिंदगी भर ऐसे ही चल जाएगा। तो इसके पास क्या है, क्यों ये फोटोसिंथेटिक है, तो उसका रीजन क्या है कि इसके पास पिगमेंट होगा। तो पिगमेंट जो ये कैरी करता है क्लोरोफिल, तो वो ठीक उसी तरीके का है जैसा कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे कि ये जो यूग्लिना है, यूग्लिनॉइड्स contain photosynthetic pigments which are identical to those present in higher plants. इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे मूव कर रही हूँ मैं। Yes, ma'am. चलिए अब देखिए करना क्या है। अब जिस इमेज को मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, उसको उठा के और उसके जो लेबल्स हैं उसके लिए आपको पॉइंट्स बना देने हैं। मैं सिखा रही हूँ अभी आपको क्या मेरे बोलने का मतलब। देखिए, जैसे मैंने आपको समझाने के लिए इस इमेज की हेल्प ली, तो करना क्या है, ये जो इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, सेम इसी इमेज के हेल्प से अब आपने क्या किया, फ्लैजेला लिख लिया है, नो डाउट फ्लैजेला आपने क्या किया है, लिख लिया है। फिर आपने क्या किया है, अब जो इसके सारे लेवल्स बचे हैं सबको क्या करना है, मार्क तो करना पड़ेगा। तो करते क्या है हम लोग उसके लिए, क्योंकि ये यूकरियोट है,
तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहीं से पॉइंट बनाएंगे, यूग्लिनोइड्स पोजेस well defined nucleus due to presence of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब आप प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ाई कर रहे थे तो मैंने पढ़ाया भी है जब ये और समझाया भी है, तो मैंने आपको एक बात बताई है, पुरानी किताबों में, ओल्ड बुक्स में लिखा होता था कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन अब लिखने को मना किया जाता है। क्यों मना किया जाता है? एब्सेंट जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स के पास है, तो प्रोकैरियोट्स भी तो कैरी कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स बोलेगा मेरे पास सिर्फ बाउंड्री ही तो नहीं है, इसके पास इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने आप में बहुत मायने रखता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब आपको जितने ऑर्गेनल्स मिल रहे हैं, तो ये जो है ये क्या करेगा, दे ऑल्सो पोजेस, ये टेबल 2.1 से पॉइंट्स बना रहे हैं हम लोग, बात समझ आई? देखिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ आपको, ये जो पॉइंट्स है ना ये यहाँ से बना रहे हैं हम लोग, ये देखिए, ये रहा आपका टेबल 2.1, ये देखिए। अब यूकैरियोट है, क्या है? यूकैरियोट है, और पढ़ाई हम प्रतिष्ठा की कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको क्या लिख दिया कि इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्या दिक्कत है? फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बारी आई तो देखिए ऑटोट्रॉफिक भी लिखा हमने और हेटरोट्रॉफिक भी लिखा, क्या दिक्कत है? कितना इंपॉर्टेंट टेबल था ये, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने ये बताया था कि ये आपको पूरे चैप्टर में जो है बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करेगा। तो मैंने यही बोला, इसी टेबल से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स बना रहे हैं और इसको याद करके आप भी एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसी को उठा के यहाँ पे पॉइंट बनाने जा रहे हैं। दे ऑल्सो पोजेस वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब सच एज में यहाँ पे सबको लपेट लेना है आपको, जो भी आपको दिख रहा है ना सब कॉपी कीजिए। सच एज बोलते चलिए, क्या क्या लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया लिखें, मैम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटो, ठीक है, और क्या लिखना है आपको? मैम गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट। हाँ ठीक है, गोल्जी मैम एपरेटस, न्यूक्लियस। मैम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हाँ ठीक है, वेरी गुड, हाँ क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। हाँ न्यूक्लियस ऊपर लिख दिया इसलिए उसको रहने देते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, सब कुछ है इसके पास। तो देखिए अब क्या हुआ, हमने क्या करा, फ्लैजेला लिख रखा है, मैम वैक्यूल। हाँ क्लोरोप्लास्ट लिख दिया, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दिया, न्यूक्लियस ऊपर वाले पॉइंट में हो गया, न्यूक्लियोलस अगर लिखना है तो न्यूक्लियोलस, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में भी एक स्पॉट की तरह पाया जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो मैंने यहाँ पे ईआर लिखा, और गोल्जी अपरेटस के बारे में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पे मैं अलग से पॉइंट दूंगी, स्टिग्मा पे एक लाइन आएगा, फोटोरिसेप्टर पे एक लाइन आएगा, और दे रिजर्व देयर फूड एज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये भी हो गया। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि आपको यहाँ पे कुछ रटना नहीं पड़ा, मैंने आपको सिखाया है कि आपको लिखना कैसे है, रटने से कब तक काम चलेगा आपका, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है इसके पास प्रेजेंट होता है, तो ये हमने लिखा यहाँ पे। फिर अभी अभी मैंने आपको बोला, अभी यहाँ पे दिख रहा है ना स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट, लिख दीजिए क्या जाता है, दे स्टोर देयर फूड एज कार्बोहाइड्रेट, बस हो गया। अब आती है बारी किसकी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, सिर्फ आपको कहानी बनाने की बजाय मैं बस इतना लिखवाऊंगी कि ये क्या करेगा, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन, यही काम हो गया इसका, यही क्वेश्चन हो गया आपका। इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। देन उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके बारे में, स्टिग्मा और
आई स्पॉट के बारे में, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे जो है ना स्टिग्मा और आई स्पॉट, इसकी बात कर रहे हैं। और आई स्पॉट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस लाइट सेंसिटिव रीजन डिटेक्ट्स लाइट, लाइट को डिटेक्ट करेगा। एक मिनट, उसके बाद हम लोग लिखेंगे दिस लाइट सेंसिटिव रीजन डिटेक्ट लाइट। अब इसको जो है ना हम लोग एक डिवाइस की तरह भी समझते हैं। इसके लिए यूग्लिना के लिए एक डिवाइस है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि इट एक्ट एज अ डिवाइस। अब आपको तुरंत फर्क समझ आएगा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दिस स्टिग्मा और आई स्पॉट एंड फोटो रिसेप्टर। मैंने क्या बोला था, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि ये एक ऐसा डिवाइस है कि यही फोटो रिसेप्टर को इनेबल करेगा कि तुम पता लगाओ, मतलब समझे, फोटो रिसेप्टर एंटीना की तरह हो गया। फोटो रिसेप्टर किसकी तरह हो गया, एंटीना की तरह हो गया, कि तुम लाइट के डायरेक्शन को पता करो और उसके हिसाब से हेलिकल स्विमिंग कराने में कौन हेल्प करेगा, आई स्पॉट, ठीक है। मैं एक लाइन लिखूं तो शायद आपको ज्यादा बेटर समझ आए। इट एक्ट एज अ डिवाइस टू इनेबल, मतलब क्या हुआ बोलने का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए स्टिग्मा फोटो रिसेप्टर को इनेबल करता है या फोटो रिसेप्टर स्टिग्मा को इनेबल करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, स्टिग्मा जो हो गया वो मैम एचओडी हो गया। सिग्मा फोटो रिसेप्टर को। हाँ, वेरी गुड। तो ये जो स्टिग्मा आपके पास क्या हो गया, ये हो गया एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो गया। और ये फोटो रिसेप्टर, नाम ही हम लोग इसका क्या बोल रहे हैं, फोटो रिसेप्टर, ये उसको क्या कर रहा है, इनेबल कर रहा है। किस चीज के लिए, लाइट के डायरेक्शन को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। तो मैं लिख देती हूँ और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। एक एक्ट एज अ डिवाइस टू इनेबल द फोटो रिसेप्टर किस चीज के लिए इनेबल करेगा, टू discriminate the light direction during helical स्विमिंग, क्योंकि फ्लैजेला है ना इसके पास, इसलिए स्विमिंग लिख रहा है हम लोग, ठीक है। ये हो गया, मैम हेलिकल यानी कि मतलब ऐसे मूव करेगा। देखिए, हेलिकल बोलने का मतलब है इसका जो मूवमेंट है ना, कभी अगर ये मूव करना स्टार्ट करे तो इस तरीके से मूव करेगा, हेलिकल स्विमिंग ऐसे करता हुआ
फ्लैजेला की हेल्प से ही क्या करेगा, स्विम करता है, मूव करता है इसी तरीके से, इसके लिए बोलते हैं। ओके मैम। ये पेज नोट कर लिया आपने? यस मैम। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे साथ में, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा फोटो रिसेप्टर। सबसे पहली चीज ये है कि ये जब भी आपको दिखेगा ना, जो मैंने उस वक्त भी बताया था आपको, ये हमेशा ना फ्लैजिला के पास प्रेजेंट होता है। पता है अभी हमने क्या लिखा? देखिए यहाँ पे ध्यान से, दोनों को कनेक्ट कीजिएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। अभी अभी तो खुद ही बोला ना हमने, लाइट के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, हेलिकल स्विमिंग करेगा। तो जब ये स्विम करेगा तो इसका मतलब है कि स्विमिंग कौन कराने में हेल्प करेगा? फ्लैजिला करेगा। तो ऑब्वियस है कि इसके एंटीरियर पार्ट में तो नहीं होगा, कहाँ होगा? फ्लैजिलर पार्ट में होगा। तो जब हम लोग फोटो रिसेप्टर के बारे में भी बात करेंगे, तो इसकी भी साइट ऑफ अकरेंस के बारे में अगर आपको पूछा जाए, कल को जाके बनाने वाले का दिमाग कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइट ऑफ अकरेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर, आपको लिखा जाए नियर द ईआर, विद इन द न्यूक्लियस, नियर द माइटोकॉन्ड्रिया, नियर द फ्लैजिला, तो टिक किसको करेंगे? नियर द फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम के पास क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि भाई फोटोटैक्सिस का काम यानी कि मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, तो यही करेगा ना। तो इसकी वजह से कहाँ होगा? ये फ्लैजिला के पास होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपने आप, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी कि क्यों ये फ्लैजिला के पास प्रेजेंट है। तो एक ही बच गया हमारे पास, मेरे ख्याल से एक ही लेवल बच रहा है, बस यही फोटो रिसेप्टर, जो कि भले ही आपको जब आप एनसीईआरटी बुक देखें तो पढ़ने के बाद आपको ऐसा फील होगा नहीं ज्यादा लिख लिया हमने, लेकिन अगर उसको कायदे से ये सोच के आप देखें, आप बोले कि नहीं हमने तो जो लेवल इसके देखे थे बस हमने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करा, और हमने कोई एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा काम तो किया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो फोटो रिसेप्टर को मैंने बोला फ्लैजिला के पास होता है। एक और चीज क्रिस्टल क्लियर करेगी जब मैं आपको ये बताऊं कि इसका दूसरा नाम जो है, आप पैरा फ्लैजिलर बॉडी बोल सकते हैं। पैरा फ्लैजिलर बॉडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा वैसे आपको ये बात समझ आ गई। यहाँ पे ये जो लाइट सेंसिटिव रीजन है, ये दोनों ही लाइट सेंसिटिव है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जो स्टिग्मा था वो इसको गाइड करेगा, बस इतना सा काम है। तो ये जो लाइट सेंसिटिव, दिस लाइट सेंसिटिव रीजन डिटेक्ट्स light and is located near the flagella. फ्लैजेलम के पास होगा ये। आगे देखिए, एक लास्ट लाइन लिखते हैं हम लोग, इट असिस्ट्स इन फोटोटैक्सिस। आपने 10th क्लास में सुना होगा, ठीक है। टैक्सिस, टैक्सिक मूवमेंट, टैक्सिक मूवमेंट। तो मैं विद इन ब्रैकेट यहाँ पे डाल देती हूँ, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग, मतलब वहां पे उस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल लाइट होना चाहिए। चाहे कोई चीज लाइट की तरफ अट्रैक्ट होगा या लाइट से दूर भागेगा, ठीक है। तो मैं मैम यहाँ पे विद इन ब्रैकेट, फोटोट्रॉपिक। हाँ वो भी ट्रॉपिक मूवमेंट था, ठीक है। मूवमेंट टुवर्ड और अवे, लेकिन फोटोट्रॉपिक में क्या था? सिर्फ लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। तो जिसकी तरफ अट्रैक्ट होता है उसका ट्रॉपिज्म लगा देते हैं। जैसे जो प्लांट के रूट्स है वो कैसे होते हैं? जियोट्रॉपिक होते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। एक होता है टैक्सिक मूवमेंट। टैक्सिक का मतलब है ना, जैसे आपके आईज पे ना बहुत तेज टॉर्च की लाइट जलाऊं,
तो ऐसा तो नहीं कि आप डायलेशन करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे आप अपनी। बोलने का क्या मतलब हुआ कि आपके आई के ओपनिंग क्लोजर के ऊपर लाइट का इफेक्ट तो पड़ रहा है। तो यहाँ पे फोटोटैक्सिक से अगर सीधे तौर पे बोला जाए ना, तो इसका मतलब है कि वो लाइट की तरफ जाए या दूर भागे, जो भी है, लेकिन जिम्मेदार कौन है यहाँ पे? लाइट है। बात समझ आई? बस थोड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है दोनों में, मूवमेंट टुवर्ड और अवे फ्रॉम लाइट, बस इतनी सी बात है। ये क्या हो गया आपका जो फोटो रिसेप्टर, और इसका दूसरा नाम ही मैंने आपको क्या सिखाया है, पैरा फ्लैजुलर बॉडी। इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो मैम, नोटेड। क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल, यस मैम। है ना? और कहीं भी जहाँ पे भी स्पेस हो ना, वहाँ एक काम करेंगे, और इसका क्लासिक एग्जांपल बेचारा अपने नाम से खुद ही बार बार एक्सप्लेन कर रहा है, आप खुद भी समझ रहे होंगे। व्हाट इज द एग्जांपल? मैंने यहाँ नीचे स्पेस ही नहीं छोड़ा, तो मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। एक आप लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल युग लेना, फॉर एग्जाम्पल युग लेना। इसी के बारे में हम लोग तब से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? क्लियर है बिल्कुल? यस मैम। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखती हूँ मैं, मेरे साथ साथ नोट करेंगे। आपको भी करने में मजा आएगा कि नहीं, हमने इतनी सारी चीजें आज की क्लास में सीखी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच category of the star poses autotrophic nutrition in the presence of sunlight, but behaves like, क्वेश्चन का आंसर समझ ही गए होंगे आप, but behaves like heterotrophs in the absence of sunlight। क्या होगा आंसर इसका? यूग्लिनॉइड्स। हाँ, मैम यहाँ पे इग्लिनॉइड्स लिखेंगे या यूग्लिना लिखेंगे? दोनों लिख सकते हैं। अगर आपसे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें, तो वहां पे आपको यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा ऐसे होगा ऑप्शन। अगर आपके सब्जेक्टिव एग्जाम की बात करें, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, यूग्लिना लिख लिया और विद इन ब्रैकेट यूग्लिनॉइड्स डाल दिया, क्योंकि हर टीचर की मेंटेलिटी अलग अलग होती है। उन्होंने बोला मैंने एग्जाम्पल पूछा था, आप बोलिएगा, वो भी लिख दिया हमने। वो बोलेंगे हम कैटेगरी पूछ रहे थे, यहाँ पे कैटेगरी हालांकि मैंने लिखा है, तो यूग्लिनॉइड्स हो जाएगा। तो यूग्लिनॉइड्स को ही रहने देते हैं, क्योंकि मैंने कैटेगरी लिख रखा है, एग्जाम्पल नहीं लिखा है मैंने। थोड़ा सा क्वेश्चन से ओके। ही पकड़ेंगे। और अपने सेफ साइड के लिए मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ, एक लाइन, एक अक्षर जो है एक्स्ट्रा लिख देने से अगर आपको श्योरिटी बढ़ती है, तो कर देना चाहिए। हमने लिख दिया यूग्लिना, यूग्लिनॉइड से लिख दिया वापस यूग्लिना, ठीक है? ये हो गया। आगे देखिए, mention the nature of pellicle। प्रोटीनेशियस लिखेंगे, बस किसका बना होता है ये? प्रोटीन का। प्रोटीनेशियस है ये, प्रोटीन का बना है। मेडॉक ऑफ प्रोटीन भी लिख सकते हैं, प्रोटीनेशियस भी लिख सकते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं यहाँ पे,
जो कई साल पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। मैम ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंड osmoregulation, excretion and osmoregulation। ये पेज हो गया। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो आप पूछ रहे थे कि क्या लिखे हम, तो उसके ऊपर एग्जाम्पल पे हम लोग क्वेश्चन डाल देते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनोइड्स। क्या हो जाएगा आंसर इसका? मैम यूग्लिना। 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 हाँ, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं विच, एक क्वेश्चन उल्टा कर रही हूँ, विच पार्ट ऑफ यूग्लिना helps in osmoregulation and excretion। मैम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है। Mention the solar energy trapping। यहाँ हम लोग ट्रैपिंग बोल रहे हैं, यहाँ हम डिटेक्शन की बात नहीं कर रहे, तब क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। मेंशन द सोलर एनर्जी ट्रैपिंग ऑर्गेनेल इन यूग्लिना। दोनों में फर्क है, ठीक है, थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे, कहीं भी हायर प्लांट्स में भी लिखेंगे, वहां भी क्या खासियत है कि जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम है वो कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करेगा। हायर प्लांट्स में, किसी भी प्लांट में आप देख रहे हैं तो सोलर एनर्जी ट्रैप होगा, इसका मतलब है जो खींचा जा रहा है किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से खींचा जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोग अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिखें कि विच स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनोइड्स located near the flagella, ये जरूर होगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपको स्टिग्मा में और फोटो रिसेप्टर में डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन पूछना हो तो विच स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिनोइड्स लोकेटेड नियर द flagella and helps in phototaxis। तब आंसर क्या हो जाएगा? मैम फोटो फोटो रिसेप्टर। है ना। और अगर मैं बोल दूं कि विच स्ट्रक्चर गाइड्स द एक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर, तब स्टिग्मा और आई स्पॉट हो जाएगा। मैम स्टिग्मा और आई स्पॉट। हाँ, मैंने बोला था थोड़ा सा लिखेंगे और एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस जो है वो खुद ही आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। इतने डिटेल में तो पढ़ भी नहीं रहा होगा कोई बच्चा, जितना क्रिस्टल क्लियर आप सीख रहा है ना। तो इसका आंसर अब हम लोग क्या लिखेंगे? फोटो रिसेप्टर लिखेंगे, फोटो रिसेप्टर। और फ्लैजेला के पास है तो आप ये भी बता दीजिए कि दूसरा नाम भी आपको पता है, दैट इज पैरा
फ्लैजेलर बॉडी। ये पेज क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? Yes, ma'am, clear. चलो, अब देखिए एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ यूग्लिना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर क्या किया जाता है, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाएगा। जैसे बोलने का क्या मेरा मतलब है, सो समझिए, तुरंत आप समझ जाएंगे। एक में मैंने लिख दिया क्लोरोप्लास्ट, काम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया फ्लैजेला, और मैच द फॉलोइंग दे दिया जाता है। इस बार तो सबसे ज्यादा 10+ क्वेश्चन इस साल की नीट के एग्जाम में मैच द फॉलोइंग से, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सी लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया फोटो रिसेप्टर, फिर मैंने यहाँ पे डी लिख दिया। डी में मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूम। समझ आया क्वेश्चन? और इधर फंक्शन जो है ना उसकी Yes, ma'am. शफलिंग करिए, है ना। इधर दूसरे साइड में क्या है, जैसे बोलने का मतलब क्या है, मैं बताती हूँ आपको एक करके। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ करके फिर इसको ऊपर, क्योंकि वैसे भी इसको डिलीट करूंगी, गलत वाला थोड़ी लिखूंगी। ए जो है, मैंने यहाँ ए के सामने लिख दिया मैंने यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन। समझ आया? फिर बी के Yes, सामने ma'am. फ्लैजेला, हाँ उसको मैच करना है। बी जो के सामने फ्लैजेला है, तो फ्लैजेला तो स्विमिंग में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे इसका गलत लिख दिया, फोटोटैक्सिस लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, ऊपर ही है क्लोरोप्लास्ट बेचारा बैठा हुआ। मैंने यहाँ पे क्या कर, इस बार 10+ क्वेश्चन है ऐसे, देखिएगा इस साल की नीट के एग्जाम में। यहाँ पे मैं फोटोटैक्सिस लिख देती हूँ, फोटोटैक्सिस। फिर क्लोरोप्लास्ट जो था आपका ऊपर बैठा हुआ, तो उसके लिए राइट आंसर क्या होगा? Ma'am, 2 बार phototaxis. Ma'am, you have repeated phototaxis. हाँ, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। एक हमने कर दिया यहाँ पे ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। क्या कर दिया? ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट का काम हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट का काम ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। फिर उसके बाद आएंगे यहाँ पे जीन्स, फिर आएंगे फ्लैजिला पे, तो इट हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब समझ आया क्वेश्चन आपको? और फिर क्या होगा, इसके करेक्ट ऑप्शंस के लिए ए बी सी डी आपको हर जगह पे मार्क किया हुआ, ये रहा इसका ये। और आपको बोला जाएगा जो सही सही ऑप्शंस हैं उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट किससे मैच करें? C. Ma'am, Thing of C. solar energy. ठीक है, वेरी गुड, कर दिया हमने इसके साथ। फ्लैजेला को किससे करें? Locomotion Ma'am, and movement. locomotion and B. movement. कर दिया हमने इसके साथ। फोटो रिसेप्टर को? Ma'am, phototaxis. Phototaxis. ठीक है, वेरी गुड। कॉन्ट्रेक्टाइल का वैक्यूल छूट गया, ऐसा नीचे में कर देते। कॉन्ट्रेक्टाइल Osmoregulation. वैक्यूल और समझ आया? Osmoregulation. समझ आया? Yes, इस ma'am. Yes, बार ma'am. के एग्जाम में 10+ क्वेश्चंस जो है ना वो इसी से है। लेकिन अभी आपको ये आसान लग रहा है ना, ऑप्शंस कैसे बनते हैं, सब ऑप्शन। अब आपको सब ऑप्शंस में ए का ए, बी का बी, सी, मतलब ये ऑप्शन ठीक है। बच्चे का टाइम किस में वेस्ट होगा? डिस्कार्ड करने में, कि जो ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है उसको हमें डिस्कार्ड कैसे करना है। वैक्यूल छूट गया था, यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ, अब ठीक हो गया, है ना। चलिए, एक 9th क्वेश्चन जो कि जरूर करेंगे आप लोग, बिना देखे बनाने की कोशिश करेंगे। पहले शेप की प्रैक्टिस कर। लेवल में क्या है, लेवल तो मैंने याद करा दिया आपको। रिप्रेजेंट द डायग्राम ऑफ यूग्लिना
और लास्ट क्वेश्चन, जो पूरी क्लास मैंने आपको एक्सप्लेन करी है ना आज की क्लास में, एक्सप्लेन, ये ऐसे कर देती हूँ, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन यूग्लिना, यूग्लिनॉइड से ज्यादा बेटर होगा। आप समझ आया? तो Yes, ma'am. क्वेश्चंस मैंने इतने दिए हैं, जैसे लास्ट में होता है कि बच्चों की एक क्वेरी होती है, उनका कहना होता है कि मैम हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन बता दिए दीजिए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, जबकि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको क्या है, वैल्यू नहीं है इन क्वेश्चंस की। कब होगी? जब आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 10th क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 8th क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और इसके पहले के पता है 2 का क्यों है ये? क्योंकि मार्किंग स्कीम जो आपकी एग्जाम की होती है, वो मार्किंग स्कीम क्या होती है, 1/2 होती है। मैंने तो आइडेंटिफाई लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ पे दे दिया था आपको, लेकिन आपको लिखा रहेगा कि मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स ऑफ यूग्लिना, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजेला, फोटोरिसेप्टर, कॉन्ट्रैक्टाइल, वैक्यूल। आपको क्या लिखना है? क्लोरोप्लास्ट सामने डैश देके, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। फ्लैजेला हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। फोटोरिसेप्टर, फोटोटैक्सिस। कट टू कट सिर्फ वर्ड लिखना है, स्टोरी तो बनानी नहीं है आपको, वो तो जमाना ही गया। अब जो बायो में बैठ बैठ के बच्चे हिस्ट्री लिखते थे, वो टाइम गया। अब कट टू कट क्रिस्टल क्लियर आंसर देना होता है। 100 आउट ऑफ 100 इस वजह से आते हैं बायो में। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहले नहीं आता था, अब आता है। तो बच्चे ने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करी है, स्टेटमेंट बनाने में कहीं पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं आ रही है, स्पेलिंग एरर नहीं होगा, और हर एक चीज सही है, तो फिर नंबर कटने की गुंजाइश कहाँ रहेगी? कहीं नहीं रहेगी। तो नंबर तो आना ही आना है। ठीक है, ये मैंने आपको आज की क्लास में बिल्कुल मास्टरी कराई है, किस चीज में? यूग्लिनोइड्स में। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? No, ma'am. और सारे क्वेश्चंस, सारे पेजेस नोट कर लिए आपने? Yes, ma'am. चलिए, लीव करूं मैं? Yes, ma'am. Bye, ma'am. Bye.